हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल पर क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। आज हम एनटीए नेट का सिलेबस देखेंगे। कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, आज हम सिलेबस देखेंगे और उसके बाद हमारे सिलेबस में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है और आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन सकता है, उनको हम एक सीरीज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे। यानी डेली बेसिस पर आपको जो है किसी ना किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो है वीडियो मिलती रहेगी। आपने जस्ट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनटीए नेट का सिलेबस क्या है कॉमर्स सब्जेक्ट का। तो जो सिलेबस है उसको बेसिकली 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट आती है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं। फर्स्ट आता है इसमें कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें आते हैं हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। जैसे कि दो तरह की हमारी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस एंड लीगल एनवायरनमेंट। और इसके साथ ही आता है हमारे पास एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेमा। फेमा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सोशल कल्चर फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो एक्ट्स हैं इनसे तो हमेशा ही क्वेश्चन बनता है, तो इनको तो आपने जो है डिटेल से कवर अप करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है। इसके बाद आते हैं हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ एफडीआई, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई टू होम एंड होस्ट कंट्री, ट्रेंड्स इन एफडीआई, इंडियाज़ एफडीआई पॉलिसी। यानी एफडीआई के रिगार्डिंग सारा कुछ जो है आपके सिलेबस में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन इफेक्ट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, नाफ्ता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, अंगटान। इसके बाद आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो इनको हमने डिटेल में कवर अप करना है। इसके बाद आती है हमारे पास यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है अकाउंट। अगर बात करें एनटीए नेट की तो इसमें अकाउंट से कम क्वेश्चन बनते हैं, बट हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो एनटीए नेट है वो हर बार कुछ ना कुछ नया करता है। जब से नेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हुआ है, हर बार कुछ ना कुछ नया पैटर्न जो है सामने आता है, तो इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, आपने इस यूनिट को भी कवर अप करना है। तो इसमें फर्स्ट आते हैं हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स। इसके बाद आता है पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट आती है हमारे पास कंपनीज अकाउंट, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, री इशू ऑफ शेयर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगामेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। होल्डिंग कंपनीज अकाउंट आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें आते हैं हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड जस्ट इन टाइम कॉस्टिंग। तो ये भी कॉस्ट अकाउंट जो है इसमें ओवरऑल कवर अप की गई है। इसके बाद आता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करने हैं आपने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करने हैं। एक ना एक क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बनता है और बिल्कुल ही
जो है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको रीड करने हैं, लर्न करना है और आप उसका इजीली आंसर कर सकते हो। तो इनको भी आप कवर अप कर लीजिए, डेली बेसिस पर 5 to 10 आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग, ये आपकी न्यू ऐड हुई है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या क्या आता है? इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, कोस्ट ऑडिट, रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट। ऑडिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है क्योंकि ये अभी ही जस्ट जो है सिलेबस में ऐड हुई है। इसके बाद आते हैं हमारे पास यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमी। अगर आप यूजीसी के थ्रू जो पेपर लिए गए हैं उसको देखो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, बट अगर आप देखो एनटीए नेट के एग्ज़ाम्स को तो वहाँ जो 2019 का एग्ज़ाम था, दिसंबर 2019 का, तो इकोनॉमिक्स से काफ़ी कम क्वेश्चन थे। तो कुछ नहीं कह सकते, सभी यूनिट्स को हमने कवर अप तो करना ही करना है। तो फर्स्ट आता है इसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। नेक्स्ट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनेट्रेशन एंड पीक लॉट प्राइसिंग। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक्स की यूनिट। इसके बाद आती है हमारे पास यूनिट नंबर 4। इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो इसको भी अच्छे से कवर अप करना है। इसमें आते हैं हमारे पास स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, थ्योरीज ऑफ पॉलिसीज। तो ये सारा अभी आपको इसमें कवर अप करना है। नेक्स्ट आता है रिस्क रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ये आपका न्यू टॉपिक ऐड हुआ है तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट, रिस्क एंड हेजिंग टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट, यूरो करेंसी, GDR, ADR, इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो ये सारा हमारा आता है यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस में। इसके बाद आती है हमारे पास यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। इसका थोड़ा सा पार्ट आपका पेपर 1 में भी आ जाता है और इसका जो है आपको पेपर 2 कॉमर्स में भी ये यूज़फुल रहती है। तो क्या क्या इंक्लूड है स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में देखते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी, अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, Bayes थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च कंसेप्ट, टाइप्स, रिसर्च डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, कंसेप्ट, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, काई-स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो ये भी आपके जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक का सिलेबस है। टेस्ट से यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी काफ़ी अच्छी यूनिट है, कंसेप्ट्स से रिलेटेड है आपकी और काफ़ी ईजी यूनिट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप कंसेप्ट एंड थ्योरीज। इनकी जो है थ्योरीज आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और आते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंसेप्ट, रोल, फंक्शन ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, कंपनसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये सारा आ जाता है आपका
HRM और मैनेजमेंट की यूनिट में। इसके बाद आते हैं हमारे पास यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये आपकी जो है स्टैटिस्टिकल पोर्शन है, इसमें आपको जो है याद करना होता है ज़्यादातर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि क्या क्या आता है। ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हो गया आपके पास डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, और आता है आपके पास इसमें फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, फैक्टर लिमिटिंग द इंश्योरेंस ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, IRDA एंड इट्स रोल। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 7 जो बैंकिंग की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें आपको जस्ट याद करना होता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट काफ़ी वास्ट यूनिट है, देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। मार्केटिंग कंसेप्ट, अप्रोचेस, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, प्रोडक्ट डिसीजन, कंसेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, प्रमोशन डिसीजन, रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, प्रमोशन मेथड, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रमोशन मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो ये सारा आता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट में, यूनिट नंबर 8 में। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 9 में। ये भी आपके सिलेबस में न्यू ऐड हुई है। अभी तक यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बने हैं, बट जैसे जैसे जो है एग्ज़ाम जो है आता रहेगा तो इससे जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस यूनिट को भी हमें अच्छे से क्लियर करना है। इसमें क्या क्या आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, contracts of bailment and pledge, contracts of agency, sale of goods act 1930, sale of agreement to sale, doctrine of civet emptor, rights of unpaid seller and rights of buyer, negotiable instrument act 1881, types of negotiable instrument, negotiation and assignment, dishonor and discharge of negotiable instrument, द कंपनीज एक्ट 2013, कंप्लीट कंपनीज एक्ट आ जाता है, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग्स एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया, द कंपटीशन एक्ट 2002, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजन, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजन, साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टी। ये यूनिट जो है आपकी काफ़ी वास्ट है, क्योंकि इसमें बहुत स्टैटिस्टिकल पोर्शन है, जितने भी एक्ट हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, क्योंकि ये न्यू ऐड हुई है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें और क्या क्या आता है। द RTI एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इमर्जिंग इश्यूज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजन, बेनिफिट्स ऑफ GST, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, वर्किंग ऑफ 12 GST। तो ये सारा आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 9 में। इसके बाद आती है हमारे पास लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 10, जो कि हमारी है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है इसमें इनकम टैक्स, बेसिक कंसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस, एग्जम्प्टेड इनकम्स, एग्रीकल्चरल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, deduction from gross total income, assessment of individual, clubbing of incomes, international taxation, double taxation and its avoidance mechanism, transfer pricing। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें कॉरपोरेट
tax planning concepts and significance of corporate tax planning, tax avoidance versus tax evasion, techniques of corporate tax planning, tax considerations in specific business situation, make or buy decision, own or lease an asset, retain, renewal and replacement of asset, shut down or continue operation, deduction and collection of tax at source, advance payment of tax, e-filing of income tax return. ई-फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जो है, इसका आपको प्रैक्टिकल जो है वो भी पता होना चाहिए कि कैसे हम अपनी रिटर्न को फिलअप करते हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट सिलेबस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले। और नोटिफिकेशन के लिए, नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेरी है, अपना फीडबैक जो है मुझे कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। इसके साथ ही हमने जो है अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलाया हुआ है पेपर 1 के मॉक टेस्ट के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको सभी चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। इस जो वीडियो की PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस वीडियो की भी और जितने भी वीडियोस आएंगी आगे, सबकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। आपने जस्ट सर्च करना है शाइन एकेडमी, आपको जो है चैनल मिल जाएगा, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं शाइन एकेडमी सर्च करके, और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। उस पर भी आपके लिए डेली बेसिस पर सीरीज़ डाली जाती है। हमारे फेसबुक पेज का नाम है शाइन एकेडमी फॉर UGC नेट मॉक टेस्ट। तो ये हमारे कुछ चैनल्स हैं, और अब आपको जो है डेली बेसिस पर सीरीज़ मिलती रहेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें और ऑलवेज़ कीप स्माइलिंग। थैंक यू।